हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स से संबंधित 200 महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा करने वाले हैं जो हमारी आने वाली यूपी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। आज के टाइम में जो वन लाइनर क्वेश्चन थे उनका टर्न जा चुका है, क्योंकि परीक्षा का लेवल हर साल बढ़ता जा रहा है। इसलिए जो इकोनॉमिक्स के 200 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं आज। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, उसकी डिफिनीशन से, परिभाषा से भी आ सकता है क्वेश्चन। तो इसमें अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, अर्थशास्त्र किसे बोलते हैं? तो अर्थशास्त्र का अर्थ होता है अर्थशास्त्र समाज में संसाधनों का उत्पादन, वितरण और उपभोग कैसे होता है उसका अध्ययन कराता है। अर्थशास्त्र समाज में संसाधनों का उत्पादन, वितरण और उपभोग कैसे होता है इसका अध्ययन कराता है। यह मानव आवश्यकताओं और उनके संतोष से संबंधित है। अर्थशास्त्र क्या है? समाज में संसाधनों का उत्पादन, वितरण और उपभोग कैसे करना है उसके बारे में जानकारी देता है, अध्ययन कराता है। और यह मानवों को आवश्यकताओं और उनके संतोष से संबंधित बातें बताता है या अध्ययन कराता है। देख सकते हैं आप, क्या है? अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य सीमित संसाधनों के तहत अधिकतम संतोष प्राप्त करना है। तो ये आपको क्वेश्चन जो है वन लाइनर में नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे, उसका सार समझेंगे, तभी आपको अर्थशास्त्र समझ में आएगी। तो अर्थशास्त्र का मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या होता है? संसाधनों के तहत अधिकतम संतोष प्राप्त करना। अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है जो सीमित संसाधन हैं उनके तहत अधिकतम संतोष प्राप्त करना। अब अगला प्रश्न देखेंगे, संसाधन और उत्पादन होते क्या हैं? संसाधन और उत्पादन कारक। तो उत्पादन के कारक कितने हैं? तो उत्पादन के जो है 4 प्रमुख कारक हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। ये भी प्रश्न बन सकता है। 4 ऑप्शन होंगे, इन निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है? ऑप्शन बन सकता है। तो इसमें उत्पादन के कारक हैं 4, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है विकसित और विकासशील देश। ये भी प्रश्न बन सकता है, कौन सा देश विकसित है या विकासशील है? तो इसका देखेंगे, कौन से देश विकसित देश में है, उनकी क्या परिभाषा हो सकती है। विकसित देश का मतलब क्या होता है? जिनकी अर्थव्यवस्था स्थिर है और उच्च जीवन स्तर है। ऐसे देश जिनकी क्या है, इकोनॉमी स्थिर है और उच्च जीवन स्तर, जैसे अमेरिका जापान जो है विकसित देश के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है कि विकासशील देश कौन से हैं? जिनकी अर्थव्यवस्था विकासशील है और जीवन स्तर अभी सुधार की स्थिति में है, जैसे भारत है, ब्राजील है। ये क्या है? विकासशील देश। यहाँ पर अभी विकास जारी है, ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए हैं। यहाँ पर जीवन स्तर अभी निम्न स्तर का है, सुधार हो रहा है धीरे धीरे। जैसे ब्राजील है, भारत है, सभी विकासशील देश हैं। अमेरिका, जापान, ये है विकसित देश। अगला प्रश्न है नेशनल इनकम से भी प्रश्न आते हैं। नेशनल इनकम को मापने के तरीके कौन कौन से हैं? तो नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय मापने के मुख्य तरीके हैं 3। नंबर 1, उत्पादन पद्धति के द्वारा आय मापना, राष्ट्रीय आय, और आय पद्धति और व्यय पद्धति, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ये भी प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय मापने की पद्धति नहीं है? तो इसमें उत्पादन पद्धति, आय पद्धति, व्यय पद्धति जो है राष्ट्रीय आय मापने की पद्धतियां हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मांग और आपूर्ति में क्या अंतर होता है? डिमांड एंड सप्लाई में क्या अंतर होता है? इसका क्या नियम होता है? तो डिमांड और सप्लाई में पहले देखेंगे क्या है ये। तो मांग क्या है? मांग का नियम होता है कि जब वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ती है, और जब कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है। मांग का कानून क्या है? जब वस्तु की कीमत घटेगी तो उसकी मांग बढ़ेगी। जब बाजार में जैसे आलू सस्ते हो जाते हैं तो उनकी मांग बढ़ जाती है, और जब इनकी कीमत बढ़ जाती है तो उनकी मांग घट जाती है। और आपूर्ति का नियम क्या है? जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो आपूर्ति भी बढ़ जाती है। जो चीज मार्केट में ज्यादा महंगी बिकती है, ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, तो लोग उसको ज्यादा बेचने लगते हैं, यानी आपूर्ति बढ़ जाती है। यह दोनों कानून बाजार के संचालन को नियंत्रित करते हैं और कीमतों की स्थिति को प्रभावित करते हैं। अब देखेंगे मुद्रास्फीति, जिसे बोलते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है, ये इसके क्या कारण हो सकते हैं इन्फ्लेशन के?
तो इन्फ्लेशन का क्या होता है कि सेवाओं तथा वस्तुओं की अपेक्षा क्या होता है, जब मूल्य ज़्यादा हो जाता है वस्तुओं का तो इसे बोलते हैं मुद्रास्फीति। जब मार्केट में क्या होता है, मुद्रा की मात्रा ज़्यादा हो जाए, वस्तुओं सेवाएं यूँ मुद्रा की अपेक्षा कम हो जाती हैं, महंगाई आ जाती है, वो स्थिति होती है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन की। तो मुद्रास्फीति के कारण देखेंगे कि क्या कारण हो सकते हैं मुद्रास्फीति के। तो इसमें मांग संचालन मुद्रास्फीति, यानी जब मांग आपूर्ति से अधिक हो जाए, जब जो है मांग आपूर्ति से अधिक हो जाएगी तो क्या होगा, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, यानी चीज़ों कमी होगी, मुद्रा की मार्केट में ज़्यादा हो जाएगी आपूर्ति, तो इसमें क्या होगा, मुद्रा संचालित मुद्रास्फीति हो जाएगी। क्योंकि जब मांग आपूर्ति से अधिक हो जाएगी तो मार्केट में वस्तुएं अपने आप महंगी हो जाएंगी, इसे बोलेंगे मांग संचालित मुद्रास्फीति। अगला है कि लागत संचालित मुद्रास्फीति। लागत संचालित मुद्रास्फीति से तात्पर्य है कि जब उत्पादन की लागत बढ़ती है, जब उत्पादन की लागत बढ़ेगी तो उस वस्तुएं जो होती हैं अपने आप महंगी हो जाती हैं। अगला कारण है कि निर्माण और आपूर्ति श्रृंखला में समस्याएं। जब निर्माण और आपूर्ति श्रृंखला में समस्याएं पैदा होती हैं तब भी मुद्रास्फीति के कारण हो जाते हैं, बन जाती है। अगला प्रश्न है कि बैंकिंग और मौद्रिक नीति। बैंकिंग और मौद्रिक नीति से क्या तात्पर्य है, ये प्रश्न देखेंगे। मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है, मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है। मौद्रिक नीति का उद्देश्य मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना है। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना, ताकि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखा जा सके, आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित किया जा सके। मुद्रा नीति का मुख्य उद्देश्य होता है मुद्रास्फीति या आपूर्ति को कंट्रोल में करना। रिजर्व बैंक द्वारा नीति दरों के माध्यम से मुद्रास्फीति और विकास पर प्रभाव डाला जाता है ताकि मुद्रास्फीति कंट्रोल में रहे। रोजगार एवं बेरोजगारी। बेरोजगारी के मुख्य प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। बेरोजगारी होता है स्ट्रक्चरल बेरोजगारी, फंक्शनल बेरोजगारी, फ्रिक्शनल बेरोजगारी और साइक्लिंग बेरोजगारी या साइकिल बेरोजगारी। तो इसमें जब श्रम बाजार की संरचना बदलती है तो बोलते हैं इसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, और होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जब लोग एक नौकरी से दूसरी नौकरी की तलाश करते हैं तो होता है वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। साइकिल जो है अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, आर्थिक मंदी के कारण जो होता है बेरोजगारी, वो होता है साइकिलल बेरोजगारी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 3 प्रकार की बेरोजगारी बताई गई है। एक है स्ट्रक्चरल बेरोजगारी, यानी जब श्रम बाजार की संरचना बदलती है। दूसरी है फ्रिक्शनल बेरोजगारी, जब लोग एक नौकरी से दूसरी नौकरी की तलाश करते हैं। एक है साइकिलिंग बेरोजगारी, तो आर्थिक मंदी के कारण ये होती है। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कृषि का योगदान है लगभग 17 से 18% है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान लगभग 17 से 18% है। अगला प्रश्न देखेंगे राष्ट्रीय आय का सबसे सामान्य मापदंड क्या है। नेशनल जो इनकम है इसको मापने का सामान्य मापदंड क्या है। तो देखेंगे यहाँ पर जो राष्ट्रीय आय को मापने के 3 प्रमुख तरीके हैं। राष्ट्रीय आय मापने के 3 प्रमुख तरीके हैं। ऑप्शन नंबर ए है इसमें प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। उत्पादन पद्धति के द्वारा राष्ट्रीय आय मापना, आय पद्धति के द्वारा राष्ट्रीय आय मापना और व्यय पद्धति के द्वारा राष्ट्रीय आय मापना। अगला प्रश्न देखेंगे उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, उद्यमिता का अर्थ है उन व्यक्तियों का कार्य जो व्यापार उद्योग स्थापित करने के लिए पूंजी, श्रम और अन्य संसाधनों का संयोजन करते हैं। उद्यमिता से तात्पर्य होता है या अर्थ होता है उन व्यक्तियों का कार्य जो व्यापार या उद्योग स्थापित करने के लिए पूंजी, श्रम और अन्य संसाधनों का संयोजन करते हैं, वो उसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। अगला प्रश्न देखेंगे बैंकिंग और मौद्रिक नीति। बैंकिंग और मौद्रिक नीति में आरबीआई का क्या योगदान है उसको देखेंगे। रिजर्व बैंक का मौद्रिक नीति में योगदान। रिजर्व बैंक का जो मुख्य उद्देश्य है आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो है आर्थिक स्थिरता को बनाए रखता है मार्केट में। इसका मुख्य उद्देश्य है आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना।
जो आरबीआई है वो मुद्रा स्फीति नियंत्रण करता है, ब्याज दरों में परिवर्तन करता है, नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR करंट रिजर्व रेशियो और अन्य नीतियों द्वारा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण। CRR का पूरा नाम पूछा गया था एक बार, तो नगद आरक्षित अनुपात होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख खंड। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख खंड, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसके प्रमुख 3 खंड हैं। कौन कौन से भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख खंड हैं? 3। कौन कौन से? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख खंड हैं, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न देखेंगे, GDP और GNP में क्या अंतर होता है? GDP और GNP में क्या अंतर होता है, इसका आप केवल फुल फॉर्म ही याद कर लीजिए। GDP होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब किसी देश में या उसकी सीमा के अंदर वहाँ के लोगों के द्वारा जो वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रोडक्शन किया जाता है, उसका मौद्रिक जो मूल्य होता है वो GDP कहलाता है। क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? या एक देश के भीतर होने वाली कुल उत्पादन का मूल्य। ये एक देश के भीतर होने वाली कुल वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य बोल सकते हैं या कुल उत्पादन का मूल्य बोल सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। केवल GDP का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GNP क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक अर्थशास्त्र के निर्माता कौन थे? आधुनिक अर्थशास्त्र के निर्माता किसको माना जाता है? तो इसका उत्तर देखेंगे, एडम स्मिथ जो है को आधुनिक अर्थशास्त्र का निर्माता कहा जाता है। इसे बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। व्याख्या देखेंगे, जो एडम स्मिथ हैं इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ की क्या है फेमस पुस्तक? वेल्थ ऑफ नेशन। ये प्रश्न आ चुका है कि द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी बुक थी? तो ये थी एडम स्मिथ की। जो द वेल्थ ऑफ नेशन बुक है, इसमें मुक्त बाजार व्यवस्था की व्याख्या की गई थी, जो आज भी आधुनिक आर्थिक विचारधारा में केंद्रीय है या प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है कि उधारी और कर्ज के प्रकार। उधारी और कर्ज के कौन कौन से प्रकार हैं? तो उधारी और कर्ज के प्रकार कमर्शियल डिबेट होते हैं, पर्सनल डिबेट होते हैं, डेब्ट माने कर्ज। तो वाणिज्यिक कर्ज क्या होता है? या व्यवसायों से संबंधित होते हैं। वाणिज्यिक कर्ज व्यवसायों से संबंधित होते हैं, और जो पर्सनल डिबेट होते हैं या व्यक्तियों से संबंधित कर्ज होता है। जैसे घर खरीदने के लिए बैंक से लिया गया जो कर्ज है वो होता है पर्सनल लोन या कर्ज बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य क्या होते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य दिए गए हैं, जैसे मौद्रिक नीति तैयार करना, मुद्रा की आपूर्ति नियंत्रित करना, सरकारी ऋणों का प्रबंधन करना। अगला प्रश्न देखेंगे, विकासशील और विकसित देशों में अंतर। ये भी देख चुके हैं, विकासशील देश अमेरिका और जापान इसके उदाहरण थे। और जो भारत है ये क्या है? अभी एक डेवलप्ड कंट्री है। ब्राजील क्या है? एक डेवलप्ड कंट्री, यहाँ पर विकास अभी जारी है। अगला प्रश्न देखेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन का क्या अर्थ होता है वो देखेंगे। व्यापार संतुलन वह अंतर है जो एक देश के निर्यात आयात को कंट्रोल करता है। ट्रेड बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ये क्या है? एक देश के आयात और निर्यात को कंट्रोल करता है कि किसी देश ने कितना आयात किया और क्या कितना निर्यात किया, तो उस चीज से बैलेंस ऑफ ट्रेड संबंधित होता है। व्याख्या देखेंगे कि यदि निर्यात आयात से अधिक, यानी ज्यादा अगर हमने कोई चीज अपने देश से भेजी है और महंगाई कम है, तो क्या है? पॉजिटिव ट्रेड बोला जाएगा। ट्रेड ऑफ सरप्लस यानी सकारात्मक व्यापार संतुलन है। लेकिन हमने मंगा ज्यादा लिया है और अपना माल कम भेजा है, तो ये क्या है? नकारात्मक व्यापार संतुलन है। तो ये भी बन सकता है क्वेश्चन कि सकारात्मक व्यापार संतुलन क्या है या नकारात्मक व्यापार संतुलन क्या है। सकारात्मक में जब हम ज्यादा माल बाहर भेज देते हैं और लेते दूसरे देश से कम है, तो होता है वो सकारात्मक व्यापार संतुलन। लेकिन नकारात्मक क्या होता है? भेजते हैं हम कम लेकिन खरीद उससे ज्यादा लेते हैं, तो होता है नकारात्मक व्यापार संतुलन। अगला प्रश्न देखेंगे, आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में अंतर। आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में क्या अंतर होता है? तो आर्थिक विकास देखेंगे। आर्थिक विकास क्या है? एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है
जिसमें समाज की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है और जीवन स्तर में सुधार होता है। आर्थिक विकास क्या है कि दीर्घकालिक प्रक्रिया है जिसमें समाज की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है और जीवन स्तर में सुधार होता है। आर्थिक वृद्धि देखेंगे अब क्या है। आर्थिक वृद्धि एक संक्षिप्त अवधि में किसी देश की कुल उत्पादन में वृद्धि को दर्शाता है। जो अभी क्या था, आर्थिक विकास जो थी एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, और जो आर्थिक विकास है कह सकते हैं वो एक दीर्घकालिक प्रक्रिया नहीं है, एक संक्षिप्त अवधि की प्रक्रिया है। दीर्घकाल और यह जो आर्थिक वृद्धि है, आर्थिक वृद्धि में क्या है, एक संक्षिप्त अवधि में किसी देश की उत्पादन में वृद्धि क्या है उसको दर्शाता है, जिसे जीडीपी या जीएनपी बढ़ने से मापा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सरकारी बजट। सरकारी बजट से क्या तात्पर्य है, इसका क्या उद्देश्य होता है वो देखेंगे। सरकारी जो बजट है का मुख्य उद्देश्य सरकार की आय और व्यय को संतुलित करना और आर्थिक विकास के लिए संसाधनों का वितरण करना। सरकारी बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि सरकार की आय और व्यय को संतुलित करना। जो सरकारी बजट होते हैं वो सरकार की आय और व्यय को संतुलित करते हैं और आर्थिक विकास के लिए संसाधनों का सही से वितरण करते हैं। जो बजट हैं, बजट के द्वारा सरकार अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करती है और विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के क्या लाभ हैं और क्या नुकसान है। इंटरनेशनल ट्रेड के नुकसान भी होते हैं। क्या होता है, डाइवर्सिटी होती है। जब हम इंटरनेशनल व्यापार करेंगे तो क्या होता है, जो चीज़ें हमारे यहाँ पैदा नहीं होती तो वो चीज़ हम दूसरे देश से मंगा सकते हैं। यह क्या है, विविधता। यह देशों के बीच विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। जो इंटरनेशनल ट्रेड है या विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जो टेक्नोलॉजी है उसका हस्तांतरण होता है। व्यापार से नई प्रौद्योगिकी और नवाचार देशों में आते हैं। और आर्थिक विकास यानी इससे देशों को नए बाजार मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति के प्रभाव। मुद्रास्फीति के सामाजिक और आर्थिक क्या प्रभाव होते हैं। अगर मार्केट में मुद्रास्फीति आ जाती है तो सामाजिक आर्थिक क्या प्रभाव पड़ते हैं वो देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, खरीदारी शक्ति में कमी। जब मार्केट में मुद्रास्फीति आ जाएगी तो क्या होगा, खरीदारी जो शक्ति है वो कमी हो जाएगी। मुद्रास्फीति से लोगों की वास्तविक आय कम हो जाती है जिससे उनकी खरीदने की क्षमता घट जाती है। क्योंकि यहाँ पर जब मुद्रास्फीति आएगी तो जो माल है यानी वस्तुएं हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता का क्या है कि गरीब वर्ग के लिए जीवन यापन कठिन हो जाता है जबकि अमीर वर्ग अधिक संपत्ति जमा कर सकते हैं। यानी जब मुद्रास्फीति ज़्यादा हो जाएगी, जो गरीब व्यक्ति हैं वो और गरीब हो जाएंगे और अमीर हैं वो अमीर अधिक हो जाएंगे। ये उनको एक अवसर मिल जाता है। अगला प्रश्न है ब्याज दरों में वृद्धि। ब्याज दरों में वृद्धि। केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाते हैं। ब्याज जैसे केंद्रीय बैंक जो है आरबीआई मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए क्या करती है, ब्याज दरों को बढ़ा देती है। क्योंकि जब मार्केट में लोन जो है सस्ती दर पर बैंक बांट देते हैं तो क्या होता है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है। जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आता है तो लोग चीज़ें महंगी चीज़ें खरीदने लगते हैं, जिससे क्या होता है, वस्तुओं की कीमत मार्केट में बढ़ जाती है, धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो जो गरीब लोग होते हैं उनको समस्याएं पैदा होने लगती हैं। इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए जो आरबीआई है सभी बैंकों पर नज़र रखता है। क्या होता है, वो अपने ब्याज दर बढ़ा देता है। जिससे जब ब्याज दर बढ़ जाती है तो बैंक भी उससे ज़्यादा ब्याज पर पैसा लेंगे आरबीआई से, तो ज़्यादा ब्याज दर पर भी लोगों को पैसा मार्केट में बांटते हैं। इससे क्या होता है, मुद्रास्फीति कंट्रोल होती है। मुद्रास्फीति के कारण लोग अधिक पैसे खर्च करते हैं लेकिन उनकी वास्तविक आय में कमी होती है, जिससे सामाजिक असमानता और बढ़ती है। बाजार संरचना समझेंगे। बाजार क्या है, बाजार संरचना वो एक होता है कि परफेक्ट कंपटीशन वाले बाजार हैं जहां पूर्ण प्रतिस्पर्धा हो। पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाले बाजार कौन होते हैं, इसमें बहुत सारे विक्रेता और खरीदार यानी विक्रेता और विक्रेता होते हैं और किसी एक क्रेता का प्रभाव नहीं होता। मतलब कि मार्केट में सब अपना अपना भाव अलग ही रखते हैं कि किसी एक का प्रभाव नहीं रहता है।
अगला है कि मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट कौन होते हैं? एक ही विक्रेता होता है जो वस्तु या सेवाओं को आपूर्ति करता है, यानी मोनोपोली मार्केट में एक ही विक्रेता होगा जो वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति पर कंट्रोल करे होता है। एक होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यानी अपूर्ण प्रतिस्पर्धा। अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में क्या है कि इसमें बहुत से विक्रेता होते हैं लेकिन उत्पादों में भिन्नता होती है। अपूर्ण प्रतिस्पर्धा वाले मार्केट में क्या होता है, विक्रेता तो बहुत होते हैं लेकिन उत्पादों में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, विविधताएं होती हैं। एक होता है ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट क्या होता है, इसमें कुछ ही बड़े विक्रेता होते हैं जो बाजार को नियंत्रित करते हैं। ओलिगोपोली मार्केट में कुछ बड़े विक्रेता होते हैं जो बाजार को कंट्रोल करते हैं। अब देखेंगे उधारी यानी कर्ज, डेब्ट के प्रकार कौन कौन से होते हैं। कर्ज के कौन कौन से प्रकार हैं? एक होता है संवहनीय कर्ज यानी कन्वर्टिबल डेब्ट। कन्वर्टिबल डेब्ट क्या है? यह कर्ज बाद में स्टॉक में परिवर्तित हो सकता है। जो कन्वर्टिबल डेब्ट है, डेब्ट वो क्या है कि स्टॉक इक्विटी के रूप में परिवर्तित हो सकता है। एक होता है दीर्घकालिक कर्ज यानी लॉन्ग टर्म, जो 5 साल या उससे अधिक समय के लिए बैंकों के द्वारा दिया जाए वो होता है लॉन्ग टर्म कर्ज या डेब्ट। अगला होता है शॉर्ट टर्म डेब्ट। शॉर्ट टर्म डेब्ट क्या होता है? देखते हैं, फसलों के लिए दिया जाता है बैंकों के द्वारा, 1 वर्ष से कम समय के लिए होता है। जो लोन 1 वर्ष से कम समय के लिए होता है वो होता है शॉर्ट टर्म लोन। जो लोन 5 साल या 5 साल से अधिक समय के लिए होता है वो होता है लॉन्ग टर्म लोन। अगला प्रश्न है कि पारंपरिक और आधुनिक अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है। पारंपरिक और आधुनिक अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है? पहले देखेंगे पारंपरिक अर्थशास्त्र। यह मुख्य रूप से उत्पादन और वितरण पर ध्यान केंद्रित करता है। जो पारंपरिक अर्थशास्त्र है यह उत्पादन और वितरण पर ध्यान केंद्रित करता है और अर्थव्यवस्था को स्वाभाविक रूप से एक बूस्ट अप प्रक्रिया मानता है। लेकिन जो आधुनिक अर्थशास्त्र है यह उपभोक्ता व्यवहार, प्रौद्योगिकी और वृहद आर्थिक पहलुओं पर ध्यान देता है। आधुनिक अर्थशास्त्र जो है उपभोक्ता व्यवहार, प्रौद्योगिकी और वृहद आर्थिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है और इसमें सांख्यिकी और गणितीय मॉडल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन का क्या अर्थ होता है? वित्तीय समावेशन का मतलब होता है सभी लोगों, विशेषकर गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों को वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना, जैसे बैंक खाता, ऋण, बीमा आदि। वित्तीय समावेशन का क्या अर्थ होता है? जो हाशिए पर कह सकते हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको वित्तीय सेवाओं की पहुंच तक पहुंचा देना, बैंक खाता उनका खुलवाना, ऋण बीमा सेवाओं तक पहुंचा देना, यही होता है वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन से समाज में आर्थिक जो असमानताएं हैं उनको कम किया जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है। इसके माध्यम से इसे बोलते हैं वित्तीय समावेशन। गरीब से गरीब आदमी तक जो है बैंक खाता पहुंचाना, ऋण बीमा आदि सेवाओं का पहुंचा देना, वो है वित्तीय समावेशन। अगला प्रश्न है रिजर्व बैंक के कार्य। रिजर्व बैंक का क्या कार्य है? आरबीआई का देख सकते हैं आप, ये मुद्रास्फीति को कंट्रोल करेगा, बैंकिंग प्रणाली का नियमन करेगा, मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करेगा और केंद्र सरकार के लिए ऋण का प्रबंधन भी करता है। जीडीपी और पर कैपिटा इनकम के बीच अंतर। जीडीपी और पर कैपिटा इनकम के बीच अंतर क्या होता है? तो जीडीपी हमको बोल दिया था कि क्या है, देश की भीतर या सीमा के अंदर जो वस्तुओं के, लोगों के द्वारा उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं हैं उनका जो कुल मौद्रिक मूल्य होता है वही होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देख सकते हैं इसमें बताया गया कि यह एक देश के भीतर पूरे वर्ष में उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का कुल मूल्य है। यानी एक साल में किसी देश की सीमा के अंदर वहाँ के लोगों के द्वारा जितना भी वस्तुओं सेवाओं का प्रोडक्शन किया जाता है उसका कुल मूल्य ही जीडीपी है। और पर कैपिटा इनकम क्या है? पर कैपिटा इनकम क्या है? यह उस देश की प्रति व्यक्ति आय होती है। पर कैपिटा इनकम क्या है? प्रत्येक व्यक्ति की आय। पर कैपिटा इनकम बोल सकते हैं किसी देश में प्रति व्यक्ति आय क्या है, जिसे जीडीपी को देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करके निकाला जाता है। यानी अगर पूरे देश की जीडीपी 100 है और उसकी जनसंख्या भी 100 है तो 100 भाग 100 यानी प्रत्येक
व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम 1 निकल कर आएगी। पर कैपिटा इनकम मतलब प्रत्येक व्यक्ति की इनकम क्या है, जीडीपी आप समझ गए हैं कि कुल मौद्रिक मूल्य होता है पूरे देश की जो जनसंख्या है उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, और पर कैपिटा इनकम प्रत्येक व्यक्ति की इनकम बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, इसका क्या महत्व होता है? तो विदेशी जो मुद्रा भंडारण है इसका क्या महत्व, इसको देखेंगे। आर्थिक स्थिरता आती है इससे। यह एक देश की मुद्रा के मूल्य को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। क्या करता है जो विदेशी मुद्रा भंडारण है, यह मुद्रा के मूल्य को स्थिर बनाए रखता है। किसी विदेश की मुद्रा के मूल्य को स्थिर बनाए रखेगा और व्यापार विकास और व्यापार में भी सहायक है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मदद करता है। अगर आपके पास फॉरेन एक्सचेंज है तो आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आसानी से कर सकते हैं। आयात निर्यात के लिए आवश्यक मुद्रा उपलब्ध कराता है। ब्याज दरों में स्थिरता, यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने में मदद करता है। विदेशी मुद्रा भंडारण एक देश के लिए आर्थिक सुरक्षा का प्रतीक है। जो विदेशी मुद्रा भंडार है एक देश के लिए आर्थिक सुरक्षा का प्रतीक है और यह वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान भी सहायता प्रदान करता है। जब कोई संकट आ जाता है, वैश्विक संकट, तो क्या करता है, ये संकट के दौरान सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में क्या अंतर होता है, इसको भी देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र किसे बोलेंगे? वह क्षेत्र जिसमें सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण हो, जैसे सरकारी उपक्रम बीएसएनएल है, ओएनजीसी है आदि। सार्वजनिक क्षेत्र में क्या है कि जो है सरकार का स्वामित्व होता है संसाधनों पर, लेकिन जो निजी क्षेत्र होते हैं उन पर क्या होता है, जैसे टाटा ग्रुप है, रिलायंस है, इसमें सरकार का कंट्रोल नहीं होता है, डायरेक्टली हस्तक्षेप नहीं होता है। निजी व्यक्तियों या कंपनियों का स्वामित्व होता है। निजी क्षेत्रों में व्यक्तियों या कंपनियों का स्वामित्व होता है, जैसे रिलायंस ग्रुप हो गया, टाटा ग्रुप हो गया आदि। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार का उद्देश्य समाज का कल्याण और बुनियादी सेवाओं का विस्तार करना होता है, जबकि निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना। ये क्वेश्चन बन सकता है कि निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो मुख्य उद्देश्य उनका लाभ कमाना, और जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, समाज का कल्याण हो, बुनियादी सेवाओं का विकास विस्तार हो। अगला प्रश्न है बैंक नोट मुद्रण, यानी बैंक नोट कौन छापता है? तो भारत में बैंक नोट किसके द्वारा छापे जाते हैं, तो आरबीआई। भारत में नोटों को छापने का कार्य आरबीआई के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे मांग का कानून। मांग का कानून क्या कहलाता है? मांग का कानून या मांग का नियम क्या है? मांग का नियम यह कहता है कि अन्य सभी तत्वों के स्थिर रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग बढ़ती है, और जब कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है। मांग का नियम क्या बोलता है कि जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग बढ़ जाएगी, यानी मार्केट में जब तुरई की रेट कम होती है तो उसका कंजप्शन बढ़ जाएगा, लोग ज़्यादा खरीद लेंगे। लेकिन जब क्या होता है, महंगाई आ जाती है तो लोग कम खरीदते हैं, यानी मांग घट जाती है। इसे बोलते हैं मांग का नियम। अगला प्रश्न है विकास यानी डेवलपमेंट के उपाय। डेवलपमेंट के उपाय कौन से हो सकते हैं? पहला है कि सार्वजनिक निवेश में वृद्धि हो। सार्वजनिक निवेश में वृद्धि, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्चा बढ़ाना, निवेश को बढ़ावा देना, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के लिए नीतियां बनाना, ये सभी विकास के उपाय हैं। मांग और आपूर्ति संतुलन। मांग और आपूर्ति संतुलन क्या है, इसके क्या कह सकते हैं अर्थ होता है, उसको समझेंगे। मांग और आपूर्ति का संतुलन क्या है? वह स्थिति है, मांग और आपूर्ति का संतुलन वह स्थिति होती है जब किसी वस्तु की कीमत ऐसी होती है कि उस वस्तु की आपूर्ति और मांग समान होती है। अगला प्रश्न है नगदी प्रवाह यानी कैश फ्लो। कैश फ्लो से क्या समझते हैं आप, उसको देखेंगे। इसका महत्व क्या होता है? नगदी प्रवाह यानी कैश फ्लो का क्या महत्व है? तो नगदी प्रवाह एक वित्तीय मीट्रिक है। नगदी प्रवाह एक वित्तीय मीट्रिक है जो एक कंपनी के अंदर और बाहर नगदी यानी कैश की गति को दर्शाता है। कैश फ्लो नगदी प्रवाह का एक कह सकते हैं मापन वित्तीय मीट्रिक है
जो एक कंपनी के अंदर और बाहर नकदी की गति को दर्शाता है। अगला प्रश्न है बाजार की संरचना। ये तो देख चुके हैं कौन से परफेक्ट बाजार होते हैं, मोनोपोली बाजार, मोनोपोलिस्टिक बाजार, ओलिगोपोली बाजार। अब उदाहरण है, अब देखेंगे वित्तीय समावेशन भी देख चुके हैं, जीडीपी और पर कैपिटा इनकम भी हो चुका है। हाँ, अब अगला प्रश्न की रिजर्व बैंक के कार्य भी देखा था। सेंसिटिव सेक्टर, सेंसिटिव सेक्टर क्या होता है, अर्थव्यवस्था पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। जो सेंसिटिव सेक्टर है उसके बारे में समझेंगे। संवेदनशील क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जो आर्थिक संकट, प्राकृतिक आपदाओं या वैश्विक व्यापार बदलाव से प्रभावित हो सकते हैं, जैसे कृषि और पर्यटन। प्रश्न बन सकता है कि संवेदनशील क्षेत्र के कौन से उदाहरण हैं, 4 ऑप्शन हो सकते हैं। तो उसमें कृषि और पर्यटन जो हैं ये संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो आर्थिक संकट, प्राकृतिक आपदा और वैश्विक व्यापार बदलाव से प्रभावित हो सकते हैं। अगला प्रश्न है भारत में बेरोजगारी की समस्या और इसके कारण। तो भारत में बेरोजगारी के मुख्य क्या कारण हैं। पहला कारण है शिक्षा की कमी। पर्याप्त शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण की कमी के कारण बेरोजगारी बढ़ती है। और दूसरा कारण है आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी के दौरान उद्योगों में उत्पादन और रोजगार में कमी आती है। अत्यधिक श्रम बल, यानी भारत में युवा श्रम बल की अधिकता और बेरोजगारी की समस्या को बढ़ाती है। यानी जो युवा श्रम बल है वो बढ़ता जा रहा है और बेरोजगारी की समस्या धीरे धीरे बढ़ रही है। ये होता है अत्यधिक श्रम बल। जब ज़्यादा मात्रा में श्रम बढ़ेगा तो बेरोजगारी अपने आप पैदा हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि पैरेलल इकोनॉमी यानी समानांतर अर्थव्यवस्था क्या है। समानांतर अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें कानूनी और अवैध गतिविधियां दोनों समांतर रूप से चलती हैं, जैसे काला धन और भ्रष्टाचार। यानी जो पैरेलल इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी, उसमें जो कानूनी और अवैध गतिविधियां हैं दोनों एक साथ चलती हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह देश की आर्थिक स्थिरता के लिए खतरनाक हो सकते हैं। समानांतर जो अर्थव्यवस्था है देश की आर्थिक स्थिरता के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यह सरकार की नीतियों से बाहर चलता है और टैक्स चोरी की समस्या उत्पन्न करता है। विकसित और विकासशील देशों में अंतर क्या होते हैं। अंतर देख लीजिए आप। पहला है कि जो विकसित देश हैं उनमें क्या है कि वहाँ की उच्च आय होगी, उच्च जीवन स्तर होगा, उच्च टेक्नोलॉजी होगी, प्रगति और सामाजिक सेवाओं में सुधार होगा। विकसित देशों में क्या देखने को मिलेगा, जापान है, अमेरिका है, इनमें तो उच्च आय है, वहाँ पर उच्च जीवन स्तर है, उच्च टेक्नोलॉजी है, प्रगति और सामाजिक सेवाओं में सुधार है वहाँ पर। लेकिन जो विकासशील देश हैं जैसे भारत, ब्राज़ील, तो इनमें क्या है, आय और जीवन स्तर कम होते हैं, लेकिन जो तेजी से विकास हो रहा होता है, विकास चालू होता है, लेकिन क्या होता है यहाँ का जो जीवन स्तर है वो निम्न क्वालिटी का होता है। अगला प्रश्न है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ग्लोबलाइजेशन के क्या फायदे हैं। बाजारों की उपलब्धता होती है, यानी ग्लोबलाइजेशन से देशों को नए वैश्विक बाजारों तक पहुंच मिलती है। ग्लोबलाइजेशन से देशों को नए वैश्विक बाजारों तक पहुंच मिलती है। दूसरा क्या है कि प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण होता है, यानी इसमें तकनीक, नवाचार और ज्ञान का आदान प्रदान होता है। दूसरा है कि आर्थिक विकास, व्यापार, निवेश और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। नुकसान क्या है ग्लोबलाइजेशन के कि स्थानीय उद्योगों पर प्रभाव पड़ता है। स्थानीय उद्योग वैश्विक जो प्रतिस्पर्धा का सामना करने में कठिनाई महसूस करते हैं। दूसरा है आर्थिक असमानता, इसमें समाज में आय असमानता बढ़ सकती है। ग्लोबलाइजेशन के द्वारा क्या है, आर्थिक असमानता बढ़ती है और स्थानीय उद्योगों पर प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है कि मार्केटिंग, विपणन से आप क्या समझते हैं, क्या अर्थ होता है, ये देखेंगे। विपणन का अर्थ होता है उत्पादों और सेवाओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचने की प्रक्रिया।
विपणन का क्या अर्थ है? उत्पादों और सेवाओं को जो उपभोक्ता हैं उन तक पहुंचने की प्रक्रिया, जिसमें उत्पाद निर्माण से लेकर वितरण तक सभी गतिविधियां शामिल होती हैं। विपणन का अर्थ होता है कोई जो प्रोडक्ट है उत्पादित हुआ और वह उपभोक्ता तक कैसे पहुंचा विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा, वही सब क्या है? विपणन है। विपणन केवल बिक्री नहीं है, बल्कि इसमें ग्राहक की आवश्यकताओं को समझना, उसे उत्पादों के माध्यम से पूरा करना भी होता है। विपणन का अर्थ है उत्पादों और सेवाओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की प्रक्रिया, जिसमें उत्पाद निर्माण से लेकर वितरण तक सभी गतिविधियां शामिल होती हैं। एक होता है यानी पॉलिसी प्लानिंग, नीति नियोजन क्या है इसको भी देख लेते हैं। नीति नियोजन आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए दिशा निर्धारित करता है। नीति नियोजन जो है आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए जो है दिशा निर्धारित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सीमित संसाधनों का सही तरीके से उपयोग किया जाए। अगला क्या? रोजगार। रोजगार किसे कहते हैं? रोजगार की परिभाषा क्या है? रोजगार को कैसे आप परिभाषित कर सकते हैं? तो रोजगार वह स्थिति है जब व्यक्ति अपने काम के बदले आय प्राप्त करता है और उसकी मेहनत का उपयोग अर्थव्यवस्था में योगदान करने के लिए होता है। यानी रोजगार वह स्थिति है जब व्यक्ति अपने काम के बदले आय प्राप्त करता है और उसकी मेहनत का उपयोग अर्थव्यवस्था में योगदान करने के लिए होता है, तो उसे रोजगार कहते हैं। यह केवल नौकरी करने तक सीमित नहीं है। रोजगार जो है नौकरी करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत गतिविधियों से आय उत्पन्न करता है, जैसे छोटे व्यापार या स्वरोजगार, तो ये भी क्या है? एक रोजगार है। आर्थिक सुधार यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म। 1991 के आर्थिक सुधारों का क्या उद्देश्य था? जो 1991 के आर्थिक सुधार थे उनके क्या उद्देश्य थे? पहला था मूल्य में स्थिरता लाना, यानी मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना। विकास दर में वृद्धि, यानी उद्योगों और सेवाओं के क्षेत्र में विकास बढ़ाना। अगला था विदेशी और निवेश आकर्षित करना। विदेशी निवेश आकर्षित करना यानी आर्थिक विस्तार के लिए विदेशी मुद्रा पूंजी को प्रोत्साहित करना। 1991 में जो भारत ने अपनी आर्थिक नीतियों में बड़े सुधार किए, जिसमें वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि और आर्थिक विकास की तेजी हुई। यह प्रश्न है नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR क्या होता है? CRR का पूरा नाम होता है कैश रिजर्व रेशियो। CRR वह अनुपात है जो सभी वाणिज्यिक बैंकों को रिजर्व बैंक के पास अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा रखना होता है सिक्योरिटी के रूप में, उसे बोलते हैं CRR कैश रिजर्व रेशियो। यह बैंकों के पास नगदी संकट से बचने और मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का एक उपाय है। ट्रेड डिफिसिट यानी व्यापार घाटा क्या होता है? व्यापार घाटा तब होता है जब एक देश का आयात जो है उसके निर्यात से अधिक होता है। जब आयात अधिक होगा निर्यात से तो उसे ट्रेड डिफिसिट बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे अर्थव्यवस्था में पूंजी का महत्व। तो पूंजी एक क्या है? आर्थिक संसाधन है जो उत्पादन, उद्योग और व्यापार में निवेश के रूप में कार्य करती है या किसी देश की आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। IMF का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसके बारे में देखेंगे। IMF का मुख्य कार्य है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देना। IMF का मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देना और सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि वे अस्थिर आर्थिक स्थितियों से उबर सकें। IMF वैश्विक वित्तीय व्यवस्था की स्थिरता बनाए रखने के लिए काम करता है और देशों को आर्थिक संकट के समय उधार देता है। समानता और अवसर में क्या अंतर होता है उसको देखेंगे। समानता और अवसर यानी इक्वलिटी और इक्विटी। समानता होता है यह हर व्यक्ति को समान अधिकार, अवसर और संसाधन प्रदान करने को दर्शाता है। जो समान अवसर है यह उन लोगों को समान अवसर देता है जिनके पास जीवन के अन्य क्षेत्रों में असमानता है ताकि वे विकास और सफलता प्राप्त कर सकें। संविधान में मौद्रिक नीति का प्रावधान। संविधान में मौद्रिक नीति का क्या प्रावधान है? भारतीय संविधान में मौद्रिक नीति का संचालन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है।
भारतीय संविधान में मौद्रिक नीति का संचालन आरबीआई के द्वारा किया जाता है। यह नीति देश की आर्थिक स्थिति को संतुलित करने के लिए निर्धारित की जाती है। यह नीति देश की आर्थिक स्थिति को संतुलित करने के लिए निर्धारित की जाती है। इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम से आप क्या समझते हैं? तो नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय जो आय है वो 3 तरीके से मापी जाती है। राष्ट्रीय आय को 3 प्रमुख तरीकों से मापा जाता है। एक है प्रोडक्शन मेथड के द्वारा, इसमें कुल उत्पादन को मापा जाता है जो किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। अगली मेथड है आय विद इनकम मेथड, इसमें सभी व्यक्तियों और कंपनियों की आय का योग किया जाता है। व्यय यानी एक्सपेंडिचर मेथड, इसमें कुल व्यय को मापा जाता है जो एक देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं सेवाओं के खरीदारी पर खर्च किया जाता है। अगला प्रश्न है आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। यह एक देश के उत्पादन, आय और संपत्ति में वृद्धि को दर्शाता है। आर्थिक समृद्धि या देश के उत्पादन, आय और संपत्ति में वृद्धि को दर्शाता है। यह जीडीपी और अन्य आर्थिक संकेतकों से मापा जाता है। जबकि जो सामाजिक वृद्धि है यह जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं में सुधार दर्शाता है। सामाजिक वृद्धि जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं में सुधार दर्शाता है। अगला है पब्लिक डेप्ट यानी सार्वजनिक ऋण क्या है? सार्वजनिक ऋण वह ऋण है जो सरकार किसी अन्य संसाधन या व्यक्तियों से प्राप्त करती है। सार्वजनिक ऋण वह ऋण है जो सरकार किसी अन्य संस्थान या व्यक्तियों से प्राप्त करती है ताकि उसे वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन मिल सकें। जो सार्वजनिक ऋण है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक यानी इंटरनल डेप्ट, एक होते विदेशी ऋण यानी एक्सटर्नल डेप्ट। यह सरकार के भीतर के स्रोतों से लिए, जो इंटरनल डेप्ट होते हैं यह सरकार के भीतर के स्रोतों से लिए जाते हैं, और जो एक्सटर्नल डेप्ट होते हैं या विदेशी संस्थाओं या देशों से लिए जाते हैं उसे बोलते हैं विदेशी ऋण। अगला प्रश्न है जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास का क्या प्रभाव पड़ता है? सकारात्मक प्रभाव देखेंगे। श्रम संसाधन है, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होंगे? श्रम संसाधन में जनसंख्या वृद्धि से श्रम संसाधन बढ़ते हैं, ये इसका फायदा है जो उत्पादन को बढ़ावा देता है। जनसंख्या बढ़ेगी तो श्रम संसाधन बढ़ते हैं और उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। और बाजार विस्तार, बड़ी जनसंख्या के कारण घरेलू बाजार का विस्तार होता है। लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव क्या है? संसाधनों का दबाव, यानी तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर सीमित संसाधनों का दबाव बढ़ जाता है, यानी संसाधनों की कमी आ जाती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या है? भारत में 1991 में किए गए उदारीकरण के प्रभाव क्या थे? यानी लिबरलाइजेशन क्या है? विदेशी निवेश, नौकरियों का सृजन, निजीकरण, ये सभी जो है उदासीनीकरण के प्रभाव थे। उदासीनीकरण के प्रभाव क्या थे? 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए थे, विदेशी निवेश प्राप्त हुआ, नौकरियों का सृजन हुआ, निजीकरण हुआ। अगला प्रश्न है संपत्ति का अधिकार यानी प्रॉपर्टी राइट। प्रॉपर्टी राइट क्या होते हैं? संपत्ति अधिकार वह कानूनी अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति के उपयोग, नियंत्रित करने और हस्तांतरण के लिए होते हैं। संपत्ति अधिकारों से व्यक्ति को संपत्ति पर पूर्ण नियंत्रण मिलता है और यह आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि यह निवेशकों को सुरक्षा और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। अब अगला है कि जीडीपी और एनजीडीपी में क्या अंतर होता है। जीडीपी और एनजीडीपी में क्या अंतर होता है वो देखेंगे। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो किसी देश की सीमा के अंदर वहाँ के व्यक्तियों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य। जबकि एनजीडीपी क्या है? उसे बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनजीडीपी होती है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यह जीडीपी से मुआवजा और पूंजीगत क्षति को घटाकर प्राप्त किया जाता है। जो एनजीडीपी होता है यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यह जीडीपी से मुआवजा और पूंजीगत क्षति को घटाकर प्राप्त किया जाता है। अगला है कि महात्मा गांधी का आर्थिक दृष्टिकोण। महात्मा गांधी का आर्थिक दृष्टिकोण क्या था उसके बारे में समझेंगे। महात्मा गांधी का आर्थिक दृष्टिकोण सरल और आत्मनिर्भर पर आधारित था। महात्मा गांधी का आर्थिक दृष्टिकोण सरलता और आत्मनिर्भरता पर आधारित था। इनके मुख्य विचार थे, महात्मा गांधी के मुख्य विचार
स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें। समान वितरण, यानी वे मानते थे कि संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए ताकि गरीबों और असमानताओं को कम किया जा सके, गरीबी और असमानता को कम किया जा सके। स्वावलंबन, यानी गांधी जी का विश्वास था कि प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर हो ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी समाप्त हो सके। उनका आर्थिक दृष्टिकोण समाज की भलाई, समानता और साधारण जीवन की दिशा में था। प्रश्न बन सकता है कि गांधी जी का आर्थिक दृष्टिकोण क्या था? तो गांधी जी का आर्थिक दृष्टिकोण था कि समाज की भलाई हो, समानता हो समाज में और साधारण जीवन की दिशा हो। विकास और समृद्धि में क्या अंतर होता है, यानी डेवलपमेंट और प्रोस्पेरिटी में क्या अंतर होता है वो देखेंगे। जो डेवलपमेंट है यानी विकास, यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें किसी देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार होता है। डेवलपमेंट एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें किसी देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार होता है। जो प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि होती है, यह विकास के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। समृद्धि विकास के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली समृद्धि है जो जीवन स्तर के उच्च होने को दर्शाती है। समृद्धि जो है डेवलपमेंट के बाद आती है, जो जीवन स्तर के उच्च होने को दर्शाती है। अगला है मॉनेटरी सिस्टम। मॉनेटरी सिस्टम यानी मुद्रा प्रणाली। मुद्रा प्रणाली क्या है इसको देखेंगे। मुद्रा प्रणाली वह प्रणाली है जो किसी देश में धन के रूप में प्रचलित सभी माध्यमों का नियमन करती है। मुद्रा प्रणाली वह प्रणाली है जो किसी देश में धन के रूप में प्रचलित सभी माध्यमों को नियमन करेगी और इसमें कागजी नोट, सिक्के और अन्य मुद्रा विकल्प शामिल होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।